हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 25 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल के करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और साथ में कल के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला करंट अफेयर है नेशनल पंचायती राज डे यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हैं और जम्मू कश्मीर से ही नरेंद्र मोदी ने देश भर की पंचायतों को संबोधित किया है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। अगर बात कर लें कि इस बार कौन सा पंचायती राज दिवस मनाया गया है, तो फ्रेंड्स इस बार 13वां पंचायती राज दिवस मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इससे याद रखनी है। चलिए देखते हैं पंचायती राज से संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की गई। इसके बाद फिर यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यह संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को 24 अप्रैल 2010 से मनाया जा रहा है, इसीलिए इस बार 13वां पंचायती राज दिवस देश भर में मनाया गया। फ्रेंड्स, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है। तो ये चार आपको याद रखने हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू हुई है। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों पर लागू किया जाता है। पहला है ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कहां से भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। तो यह राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। किसने शुरू किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन इस टाइम पर यह नेशनल लेवल पर लागू नहीं हो पाई थी। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह। फ्रेंड्स, अगर बात कर लें पंचायती राज का हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक इसको हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था। किसमें है? भाग 9 में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जीएस कैरियर एकेडमी को। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर को। आईसीसी का महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, अभी वसीम खान को आईसीसी का महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम खान और इनको ही अभी आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया। बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका दुबई में है। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। अभी कुछ दिनों पहले ही बीसीसीआई सचिव हैं जय शाह और जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अभी प्रेजेंट टाइम में सचिव हैं जय शाह, अब इनको आईसीसी में भी शामिल किया गया है। अगला करंट अफेयर है, किस संस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? तो यहाँ पे में नहीं होगा, ने होगा। किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? तो अभी नीति आयोग के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक क्या है कि जो 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं, जो बैटरी से चलते हैं, अगर उनको लंबी दूरी पर ले जाया जाता है तो बैटरी की प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर डीजल पेट्रोल गाड़ी है तो आप कहीं भी इसका फ्यूल भरवा सकते हैं, लेकिन बैटरी चार्जिंग की अभी समस्या कई जगह पर है, क्योंकि बैटरी चार्जिंग पॉइंट नहीं बनाए गए हैं। तो अब क्या किया गया है, नीति आयोग के द्वारा एक मसौदा जारी किया गया है कि देश में जगह जगह पर बैटरी स्वैपिंग, यानी अगर आपकी गाड़ी बैटरी से चलती है तो कुछ स्टेशन बनाए जाएंगे जहां पर बैटरी बदलने की सुविधा को उपलब्ध किया जाएगा। यानी आप अपनी डिस्चार्ज बैटरी को वहां देकर चार्जेबल बैटरी को ले सकते हैं। इस नीति में ई व्हीकल की डिस्चार्ज बैटरी को बदलकर पूरी तरह चार्ज बैटरी लगाने की व्यवस्था की गई है। इस नीति के तहत भारत भर में जगह जगह बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैटरी को चार्ज तो जल्दी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल को आप मिनटों में भरवा सकते हैं, लेकिन जो बैटरी है उसको चार्ज करने में टाइम लगता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर आपको बैटरी बदलना है तो आप अपनी डिस्चार्ज बैटरी को देकर एक चार्जेबल बैटरी को ले सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। यह मसौदा नीति आयोग ने जारी किया है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले भारत में क्या चलता था, योजना आयोग, लेकिन योजना आयोग को भंग करके नरेंद्र मोदी सरकार ने नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार। नीति आयोग के अगर सीईओ आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग का काम क्या है भारत में? नीति आयोग भारत सरकार के लिए रणनीतिक दीर्घकालिक नीतियों व कार्यक्रमों को डिजाइन करता है। इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस संस्था ने अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? तो आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है अफ्रीका का काला गेंडा, जो कि अब विलुप्त होने की कगार पर आ गया है, और इसी को बचाने के लिए अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है। इस बॉन्ड के तहत वर्ल्ड बैंक ने $150 मिलियन सहायता दी है, ताकि इस काले गेंडे का संरक्षण किया जा सके और इस काले गेंडे की प्रजाति को बचाया जा सके। अब यह वर्ल्ड बैंक ने वन्य जीव बॉन्ड को जारी किया है। तो वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। पूरे विश्व में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के इस समय अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है। देखिए फ्रेंड्स, अगला करंट अफेयर आपके सामने है। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6ठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो अभी इंडो अमेरिकन एक संस्था है, इसके द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6ठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से मयंक लाल को सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। उद्यमी नेतृत्व से आप समझ सकते हैं जिस व्यक्ति ने एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पर एक लीडरशिप की मिसाल पेश की हो, उसको उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार मयंक लाल को यह पुरस्कार दिया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, अगला करंट अफेयर आपके सामने है। हाल ही में किसने डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और 6ठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज
लॉन्च किया है। तो अभी हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह ने ही नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 के दूसरे संस्करण का अभी चैलेंज लॉन्च किया है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, जहां पर राजनाथ सिंह ने इस डेफ कनेक्ट के इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया। यहाँ पे 3 नाम आपको और दिख रहे हैं, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी आप सभी को पता होगा देश के प्रधानमंत्री हैं। अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं, और राजनाथ सिंह जी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला करंट अफेयर आपके सामने है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF द्वारा सितंबर 2022 में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो अभी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने पहली बार इसकी मेजबानी जो है भारत को सौंपी है। भारत इस बार वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की मेजबानी करेगा, और यह पहला मौका है जब इसकी मेजबानी भारत को मिली है। आगे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1903 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? तो याद रखिएगा बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में एक और महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में? सैन्य संगठन है नाटो, जो काफी ज्यादा चर्चा में भी है, और नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के महानिदेशक कौन है? कैरोलिन आमोंड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDBB की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, और इसका मुख्यालय है गुजरात के आनंद में। तो दोनों को आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है गुजरात के आनंद में। चलिए फ्रेंड्स, अगला करंट अफेयर आपके सामने है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने किस बैंक पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना क्यों लगाया है? तो जब कोई बैंक RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, तब RBI द्वारा उन बैंकों पर कुछ जुर्माना लगाया जाता है। और अभी ऐसा ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इसने RBI की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, और इसीलिए RBI ने क्या किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब यह जुर्माना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगा है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। प्रेजेंट टाइम में इसके MD कौन है? M वेंकट राव। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात कर लें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और RBI के अगर आपसे कोई CEO पूछ ले तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। फ्रेंड्स, अगला करंट अफेयर आपके सामने है। हाल ही में टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। मुंबई जो कि भारत का प्रवेश द्वार भी है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। भारत की वाणिज्य राजधानी भी मुंबई को ही कहा जाता है। और अभी मुंबई में ही डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन हुआ है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। इस डिजिटल बस सेवा में क्या होगा? तो यह जो डिजिटल बस सेवा है इसमें कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी यात्री बस में चढ़ेंगे तो उनके पास एक ऐसा कार्ड होगा, उस कार्ड को आप वहां पे स्वैप करेंगे तो आपका टिकट बन जाएगा। जब आप उस बस से उतरेंगे तब आपको इस कार्ड को फिर से स्वैप करना पड़ेगा, और टिकट के लिए आपको किसी प्रकार का कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल इंडिया के तहत यह पहली डिजिटल बस सेवा अब शुरू कर दी गई है मुंबई में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस कर लिए 25 अप्रैल के सभी करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था? 1990 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था।
मानव विकास सूचकांक का आकलन आधार क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, यह मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? तो पहला डिजिटल कंप्यूटर था एनियाक। नॉर्टन क्या है? यह एक एंटीवायरस टूल है। रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो एड्रिनल ग्रंथि। और अगला है आलू डैश है, तो आलू क्या है? तना। एसएससी में ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है कि आलू क्या है, तो याद रखिएगा आलू एक तना है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस क्या कहलाता है? नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में डैश भरा होता है, तो ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है। तो विद्युत बल्ब में क्या होता है? नाइट्रोजन। वहीं ट्यूबलाइट में क्या होता है? पारे का वाष्प और आर्गन। मॉर्फिन और हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? अफीम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा अफीम की खेती कहाँ पर होती है, तो सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है अफगानिस्तान में। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोथीन क्या है? एक कीटनाशक है। अभी कोरोना के टाइम में आपने कई बार सुना होगा डीडीटी, इसका छिड़काव किया जाता था कोरोना वायरस को मारने के लिए, और साथ में इस डीडीटी का उपयोग भी किया जाता है कई तरह के वायरस को खत्म करने के लिए। और यह डीडीटी है क्या? एक कीटनाशक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। धरती पर दिन और रात साल के किस दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को और साथ में 23 सितंबर को। इन 2 दिनों पर धरती पर जो दिन और रात होते हैं वह एक बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन होता है और साथ में 12 घंटे की रात होती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो डीपीएसपी का वर्णन किया गया है भाग 4 में। अब कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो कल ही हमने डिस्कस किया कि तेलंगाना राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। अभी विजय कुमार देव को दिल्ली के नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने शपथ ग्रहण भी की है। शपथ ग्रहण किसने कराई है? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने। उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के एम वेंकैया नायडू, और इन्होंने बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है। अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन बेरी। अब ये 30 अप्रैल के बाद अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आम आदमी पार्टी से पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं राघव चड्ढा, काफी एक्टिव लीडर भी हैं और साथ में पॉलिटिशियन जो आम आदमी के कई डिबेट पे भी आपको दिखते होंगे। इनको ही यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मणिपुर के किस जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो मणिपुर का है विष्णुपुर जिला और राजस्थान का है एक चूरू जिला, और इन दोनों जिलों को ही उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। विंबलडन में किन 2 देशों के खिलाड़ियों पर 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो रूस और बेलारूस, इन दोनों देशों के खिलाड़ियों का अब प्रतिबंध लग गया है विंबलडन में भाग लेने से। किस देश के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। वहीं रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। और अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में लॉक्ड शील्ड नामक साइबर अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ है? तो लॉक्ड शील्ड, यह जो विश्व का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास है, इसका आयोजन हुआ है एस्टोनिया में। फ्रेंड्स, कल के डेट पे हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे क्विज के रूप में। पहला था कबीर निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य थे? तो कबीर किस संत के शिष्य थे? संत रामानंद के। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जो था, भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो भारत में इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का को जारी किया था। आप में से कई सारे लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे।
फ्रेंड्स आज के लिए दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, इन दोनों का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, विलियम थॉमसन, लॉर्ड केल्विन, चार्ल्स बेबेज या फिर पियरे जैक्वेट रोज को। एक क्वेश्चन जो और है आपके लिए, सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया है, आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, एल्बर्ट आइंस्टाइन या गैलीलियो गैलीली ने। तो इन दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। आप इनका आंसर सर्च करके इसका आंसर आप हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तब आप इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।